हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में जो है ना हम लोग डिस्कस किए थे नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ के बीच का रिलेशनशिप। उसमें से मैंने तीन रिलेशनशिप जो है बताया था। सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के लिए और एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के लिए। मतलब सिंपल क्यूबिक एससी लैटिस, एफसीसी लैटिस और बीसीसी लैटिस। उसमें से कुछ फॉर्मूला आ रहा था रिलेशनशिप में और मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि कुछ न्यूमेरिकल्स भी एग्जामिनेशन में आते हैं जो कि काफी आसान होते हैं, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो वही कुछ न्यूमेरिकल आज हम लोग करने वाले हैं। जैसे देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी लैटिस ऑफ एज लेंथ 100 पिकोमीटर, कैलकुलेट द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एंड द रेडियस ऑफ एटम। बोल रहा है कि कोई एलिमेंट है जिसका क्रिस्टलाइजेशन किस फॉर्म में है, एफसीसी लैटिस में है। तो कैलकुलेट करना है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस मतलब d और रेडियस ऑफ एटम मतलब r। तो देखो इसका सॉल्यूशन जब करोगे तो इसमें दिया हुआ क्या है, सो देखो एज लेंथ दिया हुआ है। एज लेंथ करने का मतलब a दिया हुआ है 100 पिकोमीटर, ऐसा निकालना है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस को हम लोग d से डिनोट करते हैं, ये पता करना है। रेडियस ऑफ एटम भी पता करना है। एक चीज यहां और हम लोग को देखना है इस एफसीसी लैटिस को। तो हम लोग याद रखेंगे यहां से कि फॉर एफसीसी लैटिस, एफसीसी लैटिस के लिए d का क्या फॉर्मूला था, तो d का फॉर्मूला था a/√2। फॉर्मूला को आप डायरेक्ट याद रखो या नहीं याद है तो डेरिवेशन फटाफट करके इसको कर सकते हो। अब यहां से डायरेक्ट a का वैल्यू पुट कर दो। तो a है 100 और e हो गया √2 पिकोमीटर। इसको आप यहां भी छोड़ सकते हो, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ऐसे ही दिया हुआ रहेगा, या फिर इसका वैल्यू पुट कर दो, 100 को डिवाइड कर दो 1.414 से जो √2 का वैल्यू है और जो भी आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद निकालना है रेडियस। तो r के लिए भी फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था। तो r के लिए फॉर्मूला था a/2√2। तो यहां से भी a का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो। तो a हो गया 100 और ये है 2√2 पिकोमीटर। इसको तो कट कर ही सकते हो 50 और यहां लिख दो 50, √2 भी छोड़ सकते हो या फिर इसको 1.414 करके सिंपलीफाई कर दो तो यहां से भी आंसर आ जाएगा। तो देखो बेहद ही आसान है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब एग्जामिनेशन में आएगा ना, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मान लो आता है तो ये डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ रहेगा कि a जो है इतना है तो d क्या होगा, तो इतना दिया हुआ रहेगा। r क्या है तो इस तरह का दिया हुआ रहेगा। तो वहां से डायरेक्टली पता कर सकते हो, बेहद ही आसान है, बस सिर्फ फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इस टॉपिक से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये जो तीन टर्म है ना a d r, तीनों में से कोई एक का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, बाकी दो निकालना रहेगा। जैसे यहाँ a दिया हुआ है, d और r निकालना है। किसी केस में d दिया हुआ रहेगा तो a और r निकाल लोगे, किसी केस में r दिया हुआ रहेगा तो a और d निकाल लोगे। और यहाँ फोकस करना है इस लैटिस पे कि कौन सा लैटिस दिया हुआ है, क्योंकि अलग अलग लैटिस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अलग होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, इसलिए फॉर्मूला आपको याद कर लो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर लेना। अब देखो एक क्वेश्चन और यहाँ दिया हुआ है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। A compound containing atoms M and N, कि कोई कंपाउंड है, इसमें दो टाइप के एटम्स हैं M और N। क्रिस्टलाइजेज इन ए क्यूबिक लैटिस, क्यूबिक लैटिस में क्रिस्टलाइज किया है। तो क्यूबिक लैटिस कहने का मतलब कि तीन हो सकता है, सिंपल क्यूबिक लैटिस, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस और फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। In which M occupy all the corners and N occupy all the face centers, कि M एटम कहां प्रेजेंट है तो कॉर्नर्स पे, N एटम्स कहां प्रेजेंट है तो सारे फेस सेंटर्स पे, ऑल द फेस सेंटर्स। प्रिडिक्ट द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है। क्या क्वेश्चन है, कोई कंपाउंड है, इसमें दो टाइप के एटम्स हैं M और N, और ये जो M और N एटम क्रिस्टलाइज कर रहे हैं वह क्यूबिक लैटिस में कर रहे हैं, मतलब एक क्यूब की तरह है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि उसमें से जो एटम्स M हैं वो सारे कॉर्नर्स पे,
तो देखो क्यूबिक लैटिस दिया हुआ है, सभी कॉर्नर्स पे है, तो यहाँ से पता हो जाना चाहिए कि एक क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। और n एटम्स कहाँ है, तो सारे फेस सेंटर्स पे। तो क्यूबिक लैटिस में जो कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। मतलब m एटम 8 कॉर्नर्स पे, n एटम्स 6 फेस सेंटर पे। तो बतलाना है कि इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ना जनरली एटॉमिक रेशियो से पता किया जाता है। जैसे दो एटम है, मान लो A और B, दिया हुआ है कि A एटम 5 है, B एटम 2 है, फॉर्मूला बताओ तो A5B2, ऐसे एटॉमिक रेशियो के आधार पे हम लोग फॉर्मूला पता कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग का यहाँ होगा एटॉमिक रेशियो पता करने का। तो दो टाइप का एटम है, M जो कि कहाँ प्रेजेंट है, M प्रेजेंट एट ऑल दी कॉर्नर्स ऑफ क्यूबिक लैटिस। क्यूबिक लैटिस का सभी कॉर्नर पे है ऐसा। तो नंबर ऑफ m atoms, therefore number of m atoms per unit cell, m एटम कितना होगा। तो देखो क्यूबिक लैटिस दिया हुआ है, तो क्यूब में होते हैं टोटल 8 कॉर्नर, तो 8 लिख दो। और मैंने बताया था कि जो क्यूब में कॉर्नर पार्टिकल होते हैं उनका पर यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। तो यहाँ आपको करना होगा 1/8। 8 है नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ कॉर्नर्स, और 1/8 हुआ कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टिकल। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही आप निकाल सकते हो कि सिंस n प्रेजेंट एट ऑल द फेस सेंटर्स, कि n कहाँ है, तो सभी फेस सेंटर्स पे है, यही क्यूबिक लैटिस में। देयरफॉर नंबर ऑफ m एटम्स पर यूनिट सेल, इसलिए पर यूनिट सेल n एटम कितना होगा। तो क्यूबिक लैटिस में टोटल फेस कितने होते हैं, 6। और बताया था मैंने कि जो फेस सेंटर वाले पार्टिकल होते हैं उनका पर यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। तो यहां से लगाना होगा 1/2, तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब पर यूनिट सेल जो m एटम है उसका संख्या 1 के बराबर है, और n एटम का संख्या, सॉरी यहाँ n हो जाएगा, n एटम का संख्या कितना हुआ, 3। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद एटॉमिक रेशियो निकालो। एटॉमिक रेशियो, एटॉमिक रेशियो तो दो ही एलिमेंट है m और n। m कितना है 1, n कितना है 3। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा कंपाउंड का, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा MN3। मतलब m एटम 1 है तो n एटम 3 है, इसलिए MN3। तो इस तरह से हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला पता करते हैं। देखो डायरेक्ट यदि आप इस वीडियो को देख रहे होगे तो निश्चित तौर पे समझ में नहीं आ रही होंगी बातें कि मैं क्या बोल रहा हूं, इसलिए शुरुआत से आप लोग सारे लेक्चर्स को देखो एक एक करके, तभी ये बातें क्लियर हो पाएंगी। डायरेक्ट यदि किसी वीडियो लेक्चर को आप देखते हो तो निश्चित तौर पे बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन अभी हम लोग और करेंगे। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, a compound containing x, y and z elements crystallizes in a cubic lattice। इस बार 3 एलिमेंट दिया हुआ है x, y, z, और यह भी क्यूबिक लैटिस में ही क्रिस्टलाइज हो रहा है। in which x occupy alternate faces, x कहाँ है, alternate face पे, y occupy all the corners, y कहाँ है, तो सभी कॉर्नर्स पे, एंड z ऑक्यूपाई द बॉडी सेंटर, और z कहाँ है, तो बॉडी का सेंटर में। तो प्रेडिक्ट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो यहाँ देखो कुछ बात तो सोचना हम लोग को है, एलिमेंट तो 3 है, लैटिस क्यूबिक ही दिया हुआ है, मतलब 8 कॉर्नर्स, 6 फेस, 1 बॉडी, 12 एज। तो इसमें से यदि देखो x को कि x ऑक्यूपाई अल्टरनेट फेसेस, यहां से सबसे बड़ा बात यही है कि चूंकि x कहां है, तो x ऑक्यूपाई अल्टरनेट फेसेस। तो इसका मतलब पहले जानो कि एक क्यूब में कितने अल्टरनेट फेस होते हैं। तो अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक छोड़ के एक,
मतलब अधिक काउंटिंग की बात करें हम लोग तो 1 2 3 4 ऐसे गिनते हैं, 1 गिने तो 2 को छोड़ दो 3, 4 को छोड़ दो 5, 6 को छोड़ दो 7, ऐसे एक छोड़ करके एक कहलाता है अल्टरनेट। तो अब यहाँ हम लोग को जानना होगा कि एक क्यूब में कितने अल्टरनेट फेस होते हैं। देखो इसको यदि हम लोग एक क्यूब सपोज करें, मान लें समझने के लिए, तो कॉर्नर आर्क हुआ 1 2 3 4 और 4 नीचे करके, मतलब इसको एक फेस माने हम यदि ऐसा पूरा करके, तो ऊपर वाला को एक कॉर्नर अलग मानो, नीचे वाले को एक कॉर्नर अलग मानो, यदि थोड़ा मोटा रहता है इस तरह से करके। तब फेस की बात करें तो 6 फेस कैसे हुआ, 1 2 3 4, एक ऊपर वाला 5 और एक नीचे वाला 6, ऐसे। तो ये सब 6 फेस हुआ। अब इसमें से हम लोग को अल्टरनेट फेस जाना, अल्टरनेट माने एक छोड़ करके। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग यहां से देखते हैं, इस फेस को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इस फेस का अल्टरनेट फेस और कौन होगा, तो इसको यदि हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो बगल वाला को छोड़ दो, उसके बाद देखो, जैसे ई फेस है, इसके बगल वाला को छोड़ करके फिर देखो ई वाला आएगा। वैसे ही इधर से देखो तो इसके बगल में ये भी है, तो ई छोड़ दोगे तो फिर यही वाला आएगा। फिर इसको तो बगल में देखो ई वाला फेस है, इसको छोड़ दो तो फिर यही वाला आएगा। नीचे वाला भी इसी के बगल में है, तो फिर इसको छोड़ दो तो फिर यही वाला है। मतलब एक ही फेस हुआ तो इसका अल्टरनेट फेस आ रहा है इधर वाला। बाकी जो ये सब है सबको बोलेंगे एडजेसेंट फेस, माने अगल बगल वाला फेस, लेकिन अल्टरनेट फेस यही है इसमें। तो याद हम लोग क्या रखेंगे कि एक क्यूब में अल्टरनेट फेस कितने होते हैं, 2, एक इधर देखो और एक इधर, ये दोनों एक दूसरे का अल्टरनेट फेस है, या फिर ये दोनों को एक दूसरे का अल्टरनेट फेस बोल सकते हैं, या फिर ये दोनों को एक दूसरे का अल्टरनेट फेस बोल सकते हैं। तो एक क्यूब में जो है टोटल अल्टरनेट फेसेस कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो इसलिए आप लोग लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ एक्स पर यूनिट सेल। तो अल्टरनेट फेस कितने, 2, और फेस सेंटर में जो पार्टिकल होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2। तो कितना आ गया, 1। उसी प्रकार से y कहां है, तो y ऑक्यूपाई ऑल द कॉर्नर्स, y सभी कॉर्नर्स पे है। देयरफॉर नंबर ऑफ y पर यूनिट सेल, तो पर यूनिट सेल y का कितना संख्या होगा, तो देखो लिखा हुआ है सारे कॉर्नर्स पे होगा। तो सभी कॉर्नर्स पे यदि होगा तो टोटल कॉर्नर्स क्यूब में होते हैं 8, और कॉर्नर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो यहां से भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक लास्ट बचा z, जो कि कहां है, बॉडी सेंटर में है, इसको हम लोग वैसे ही लिखें, ऐसा कि सिंस z ऑक्यूपाई द बॉडी सेंटर, ऐसा therefore नंबर ऑफ z पर यूनिट सेल, ऑब्वियसली किसी भी प्रकार का यूनिट सेल हो तो बॉडी तो उसका एक ही रहेगा, और बॉडी सेंटर्ड पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन भी मैंने बताया था कि 1 ही होता है। तो 1 × 1, तो ये भी कितना आ गया, 1। देखो यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 1 आया। तो अब एटॉमिक रेशियो पता कर लो, एटॉमिक रेशियो ये कितना हुआ, सॉरी 3 टाइप का एलिमेंट है, x y z, तो ये भी हुआ 1, ये भी है 1 और ये वाला भी है 1। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा कंपाउंड का, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया x y z। तो बस पीछे जितना बात मैंने बतलाया है उन सारी बातों को यदि आप ध्यान में रखते हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनाना काफी आसान हो जाता है, बशर्ते कंसेप्ट सारे दिमाग में बने हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसी तरह से। देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आप कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा करके देख लो इंजीनियरिंग का या मेडिकल वगैरह का, तो उसमें से सॉलिड स्टेट का इस पोर्शन से एक क्वेश्चन फिक्स्ड है, वह रहता ही है। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है कि a compound containing p and q एलिमेंट्स, इस बार 2 टाइप के एलिमेंट हैं p और q। देखो p और q कोई एलिमेंट नहीं है, जनरल मान लिया गया है कि p और q 2 अलग-अलग टाइप के एलिमेंट्स हैं कंपाउंड में। इस बार भी बात क्यूबिक लैटिस में ही क्रिस्टलाइज कर रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा हम लोगों को क्यूबिक लैटिस के बारे में ये डिस्कशन करना है। इन विच p ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ द टोटल कॉर्नर्स, जिसमें p कहां है, कॉर्नर्स पे, लेकिन क्या लिखा हुआ है, सभी कॉर्नर्स पे नहीं है,
बल्कि जो टोटल कॉर्नर्स है उसका 1/4 पोजीशन पे है, सारे कॉर्नर्स पे नहीं है। एंड Q ऑक्यूपाई ऑल द एज सेंटर्स, और Q कहां है तो सारे एज सेंटर्स पे। तो बतलाना है कंपाउंड का सिंपलेस्ट फार्मूला क्या होगा। तो देखो सबसे पहला बात इसमें कि P कहां है, तो सिंस P ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ द टोटल कॉर्नर्स, ऐसा, therefore नंबर ऑफ P पर यूनिट सेल, P का संख्या कितना होगा। तो क्यूबिक लैटिस दिया हुआ है यहाँ पे, क्यूबिक लैटिस में टोटल कॉर्नर होते हैं 8, लेकिन क्या दिया हुआ है कि सारे कॉर्नर्स पे नहीं बल्कि कॉर्नर्स का 1/4 पे, तो टोटल कॉर्नर्स 8, तो इसका 1/4, तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ही कॉर्नर हो गया इतना, इनटू, अब कॉर्नर पे पार्टिकल प्रेजेंट है तो कॉर्नर पे जो पार्टिकल प्रेजेंट होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, तो होता है 1/8, तो 1/8 रहेगा। इसको सॉल्व कर दो तो ये कट जाएगा, तो यहां से कितना है 1/4। उसी प्रकार से क्या लिखा हुआ है कि सिंस Q ऑक्यूपाई ऑल द एज सेंटर्स, Q कहां है तो Q सारे एज सेंटर पे है, Q ऑक्यूपाई ऑल द एज सेंटर्स, तो Q का संख्या कितना हो जाएगा, therefore number of Q पर यूनिट सेल। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि Q जो है एज सेंटर पे, बताया मैंने कि एक क्यूब में टोटल एज कितने होते हैं, तो 12 एजेस, तो यहां हम लिखेंगे 12 इनटू एज सेंटर में जो पार्टिकल होता है उसका पर यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/4। देखो ये सारी बातें जो है ना मैंने पीछे का लेक्चर में बताया है, तो एक बार आप उसको देखो और तब भी ये सारी चीजें जो है समझ में आएंगी। तो ये 1/4, इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, 3 बार में कट जाएगा, ये आ गया 3, ऐसा। अब एटॉमिक रेशियो, तो एटॉमिक रेशियो कौन कौन सा एलिमेंट है, P/Q, P कितना है 1/4 और Q कितना है, Q है 3। तो यदि मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग लिखना चाहें, therefore मॉलिक्यूलर फार्मूला तो कितना जाएगा P 1/4 Q 3, ऐसा। लेकिन इस टाइप से जो है ना आप नहीं छोड़ सकते हो। क्वेश्चन में पूछा था सिंपलेस्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला, सिंपलेस्ट मतलब ऐसे फ्रैक्शनल बेसिस क्यों नहीं होना चाहिए, इसको सिंपलेस्ट में कैसे करोगे, सो देखो E4 को हटाना है ना, होल नंबर लाना है, तो ऐसा करो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ऐसे, इसको ऐसे कर दो, P 1/4 है तो इंटू 4, Q 3 है, ये भी हो जाएगा इंटू 4, दोनों में सेम नंबर से, मतलब करना क्या है कि जो फ्रैक्शनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर में जितना होगा उतना ही से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों में, चाहे जो भी रहे डिनोमिनेटर में 2 4 6, उतना ही से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, कि 4 कट जाएगा, तो जाएगा P Q और ये हो गया 4 3 12, तो कंपाउंड का फार्मूला हो गया PQ12, ऐसा। तो इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो आप। तो जितने टाइप के इसमें बन सकते थे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को जो है मैंने डिस्कस किया, ऐसे और भी क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है और बहुत सारे क्वेश्चन को जो है मैंने भी डिस्कस किया है। तो इस कांसेप्ट को आप लोग जो है भूलोगे नहीं, और बताया कि इसको जानने से पहले यदि कोई डायरेक्ट आप इसी वीडियो को देख रहे हो तो निश्चित तौर पे सारी बातें आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होंगी, इसलिए आप प्रीवियस लेक्चर देखो, उसके बाद जो है ये सारी बातें समझ में आएंगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में जो है फिर इस चैप्टर को हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे।